हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 20 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चूंकि कल ये क्लास रिकॉर्ड हुई थी लेकिन उसमें ऑडियो की कुछ समस्या थी, इस वजह से देखा जाए इस क्लास को री अपलोड किया जा रहा है। तो इस क्लास को आप देखिए और इसके बाद में जस्ट 21 अप्रैल 2026 का महत्वपूर्ण वीडियो आ जाएगा। ठीक, तो चलिए चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें आइए देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर है। हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे अपने इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 20 अप्रैल 2026 का कि करंट अफेयर का क्लास जो कल रिकॉर्ड हो रहा था और टेक्निकल कारणों से अपलोड नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं पहली खबर क्या है। भारत ने बांग्लादेश में नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति की है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में नए उच्चायुक्त नियुक्त किया है, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक निर्णय माना जा रहा है। अब खास क्यों हो जाता है इनकी नियुक्ति, ये जो दिनेश त्रिवेदी है ना, यहाँ पर देखा जाए सामान्यतः होता ये है कि ये जो पद होता है ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि पहली बार ऐसा है कि किसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, ये वरिष्ठ राजनीतिक नेता को यहां पर देखा जाए सौंपी गई है बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त होंगे उसकी जिम्मेदारी। तो इस वजह से दिनेश त्रिवेदी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चर्चा करें तो यह नियुक्ति भारत के जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत बांग्लादेश के साथ राजनीतिक व रणनीतिक संबंध मजबूत करने का संकेत देती है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सीमा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत का महत्वपूर्ण साझेदार भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस कदम से दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद और रणनीतिक समन्वय बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने केजीएफ का नाम सुना है उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए जेजीपी प्रोजेक्ट है। ठीक है, जेजीपी प्रोजेक्ट है। यहां पर देखा जाए जोनांगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट। ठीक, जैसे केजीएफ था ना कोलार गोल्ड फील्ड, उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए तो जोनांगिरी गोल्ड फील्ड जो है यहां पर इसका शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। यहां पर देखा जाए आजादी के बाद पहली निजी स्वर्ण खदान चर्चा करते हैं तो मई 2026 में एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के जोनामगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है और जो स्वतंत्रता के बाद पहली बड़ी स्वर्ण खदान भी है। चर्चा करें तो यह परियोजना लगभग 598 हेक्टेयर में फैली हुई है और यहां पर देखा जाए इस जियोमैसर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है इसको। ठीक है, इसमें 400 करोड़ रुपए की अधिक का निवेश भी हुआ है। साथ ही साथ चर्चा करें, भारत हर साल लगभग 800 टन से अधिक सोना आयात करता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और यह परियोजना आयात निर्भरता को कम करने में सहायक भी होगी। ठीक है, तो यहां पर जो आजादी के बाद ये पहली स्वर्ण खदान जो है जोनामगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, परीक्षा पूछ सकता है कहां पे अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो कुर्नूल जिले में अवस्थित है। ठीक, चलिए देखते हैं। वर्तमान में जो हट्टी गोल्ड माइंस है यह प्रमुख स्वर्ण उत्पादक इकाई है, जबकि कोलार गोल्ड फील्ड्स 2000 में बंद हो चुकी है। ठीक, जो केजीएफ है ना, केजीएफ मूवी भी आपने देखी होगी, केजीएफ 1, केजीएफ 2, अब मूवी देखी थी तो आप लोग तो चलिए ठीक है, आप लोग की स्थिति बहुत अच्छी है कि आप पढ़ते हैं तो आपको पता है केजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जो लोग नहीं पढ़ते ना, मतलब जिनका कंपटीशन से नाता ही नहीं, वो केजीएफ के नाम पे खुश है कि रॉकी भाई के नाम पे खुश है। ठीक है, अब यहाँ पर केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक, चलिए यहां पर देखा जाए ये 2000 में बंद हो चुकी है। चर्चा करें तो यह पहल आत्मनिर्भर भारत खनन क्षेत्र में विकास तथा रणनीतिक संसाधन की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा और इसी वजह से देखा जाए तो ये जोनामगिरी जो गोल्ड प्रोजेक्ट है या कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। भारत और रूस के बीच में रालोस समझौता जो था वो लागू हो गया है। ठीक है, भारत और रूस के बीच रालोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट ये लागू हो गया है, जिससे दोनों देश शांतिकाल और युद्ध काल में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग भी कर सकेंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए समझौते के तहत अधिकतम 3000 सैन्य कर्मी, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान एक दूसरे के क्षेत्रों में तैनात किए जा सकते हैं। यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं, यहां पर देखा जाए जो रालोस एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इसके तहत होगा क्या कि कोई भारतीय सैनिक, यहां पर देखा जाए भारतीय सैनिक रूस में तैनात हो सकते हैं, रूस के सैनिक भारत में तैनात हो सकते हैं और यहां पर ये शांतिकाल और युद्धकाल दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। ठीक, इसी पॉइंट को याद रखना है। कथन कारण जो कथन वाले सवाल होते हैं ना, 2 कथन 3 कथन में पहचान करने के लिए वहां पर ये पॉइंट दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि शांतिकाल और युद्धकाल में दोनों परिस्थितियों में देखा जाए तो एग्रीमेंट प्रभावी होगा। इसके तहत 3000 सैन्य कर्मी, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान जो है एक दूसरे के क्षेत्रों में तैनात किए जा सकते हैं। चर्चा करें तो यह समझौता ईंधन, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर सैन्य अभियानों को अधिक कुशल व किफायती बनाता है। भारत को आर्कटिक क्षेत्र पर रणनीतिक पहुंच मिलेगी इससे, जबकि रूस को हिंद महासागर क्षेत्र में लॉजिस्टिक सहयोग भी मिलता रहेगा इसी के माध्यम से। ठीक है, देखा जाए तो यह पहल भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को दर्शाता है,
जैसे पहले से अमेरिका के साथ लेमो समझौता मौजूद है, उसी प्रकार से देखा जाए तो अब रूस के साथ में रेलो समझौता भी हो गया है। ठीक, और ये आपके जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जीएस पेपर 2 आईआर का जो सेक्शन है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेमोवा, कॉमकासा, ठीक है, बेका, ये सब हमने अमेरिका के साथ साइन करके रखा है। तो उस प्रकार से देखा जाए वहां से सवाल पूछे जा चुके यूपीएससी में। अब यहाँ पर जो रेलोस एग्रीमेंट है इससे संबंधित सवाल आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस से पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में मुख्य परीक्षा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए सीएपीएफ के लिए पहली राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा भारत। चर्चा करते हैं। भारत पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर केंद्रित विशेष उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। देखा जाए तो यह सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और सीएपीएफ के लिए साझा रणनीतिक दिशा तय करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चर्चा करें तो बैठक में उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद यानी कि जो नक्सलवाद है, साइबर अपराध जैसी उभरती जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उन पर चर्चा होगी। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सीएपीएफ जो खुफिया एजेंसी है तथा राज्य पुलिसों के बीच में समन्वय व सूचना साझा करने को बेहतर बनाना। चर्चा करें तो यह इस पहल से संस्थागत सहयोग, ऑपरेशनल तालमेल और त्वरित कार्रवाई की क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं भारत न्यूजीलैंड, यहां पर चर्चा करें। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित होगा। ठीक है, चर्चा करते हैं तो 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था उस पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। समझौते का लक्ष्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में $5 अरब व्यापार तथा 15 वर्षों में $20 अरब निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, भारत को न्यूजीलैंड में शून्य शुल्क निर्यात का लाभ मिलेगा, जबकि भारत 95% न्यूजीलैंड उत्पादों पर शुल्क जो है वो घटाएगा। डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इनसे बाहर रखा गया, यानी कि जो डेयरी सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको देखा जाए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत ने बाहर रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेवा क्षेत्र में न्यूजीलैंड हर वर्ष 5000 भारतीय पेशेवरों को 3 वर्ष तक काम करने की विशेष वीजा भी प्रदान करेगा। यहां पर चर्चा करें, वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2.4 अरब है, जो एफटीए लागू होने के बाद तेजी से बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। अब यहां पर जो भारत न्यूजीलैंड संबंध है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि भारत के द्वारा देखा जाए जब से ये ट्रंप आए हुए हैं और ट्रंप के आने के बाद से बार बार ये टैरिफ की धमकी देते रहते हैं, तो ऐसे में भारत जो अन्य देशों के साथ अपने संबंध है वो सुधार भी रहा है और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है, ताकि टैरिफ का असर कम से कम भारत पर पड़े और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से प्रेडिक्ट की जाती है उसी हिसाब से ग्रो भी करती रहे। और उस दृष्टिकोण से ये मुक्त व्यापार समझौता इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विभिन्न देशों के साथ महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी कड़ी में जो भारत न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पर देखा जाए मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये ऑफिशियली देखा जाए 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित हो जाएगा, लागू हो जाएगा। चलिए देखते हैं। साध्वी सतीश सहल बनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए गोवा की साध्वी सतीश सहल मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ था, जो पहली बार इस राज्य में आयोजित की गई थी, यानी कि पहली बार देखा जाए भुवनेश्वर उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा में ही पहली बार हुआ है यह प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब। चलिए देखते हैं। उन्होंने 30 प्रतिभागियों को हराकर यह खिताब हासिल किया है। अब वे 75वें मिस वर्ल्ड पीजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। यहां पर चर्चा करें। राजनंदिनी पवार महाराष्ट्र की पहली रनरअप तथा जो अद्वैत जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर की रनरअप रही थी। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें, यह उपलब्धि भारत की ब्यूटी जो पेजेंट परंपरा है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व को मजबूती प्रदान करेगा। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। सीबीआई ने लॉन्च किया एआई चैटबॉट अभय। यहां पर देखा जाए जो एआई चैटबॉट अभय है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चर्चा करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साइबर ठगी से निपटने हेतु एआई आधारित चैटबॉट अभय लॉन्च करने की घोषणा की है। देखा जाए तो यह चैटबॉट नागरिकों को फर्जी नोटिस और असली नोटिस में अंतर पहचानने में मदद करेगा, खासकर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड मामले में। देखा जाए होता क्या है, जो डिजिटल अरेस्ट होता है ना कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है आपको, तो इसमें क्या होता है फर्जी नोटिस बना के लोग भेज देते हैं और लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। फिर उसके बाद में अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए, खुद को छुड़ाने के लिए फिर वो पैसा ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए जो डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड है उससे बचाने के लिए यहाँ पर देखा जाए जो अभय चैटबॉट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नागरिकों को क्या करेगा कि फर्जी नोटिस और असली नोटिस में अंतर पहचानने में मदद प्रदान करेगा। चर्चा करें तो इसका शुभारंभ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा 22वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चरर में किया गया था। यहां पर चर्चा करें तो यह पहल एआई टेक्नोलॉजी के उपयोग से नागरिक सुरक्षा बढ़ाने, साइबर जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे चर्चा करें।
उड़ीसा में देश की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया है। चर्चा करें तो अप्रैल 2026 में भुवनेश्वर के इन्फो वैली में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया है। अब यहां पर कुछ लोग का कमेंट आएगा कि डेट आप क्यों मतलब डेट क्यों नहीं बता रहे। देखिए एग्जाम में आपसे ये डेट नहीं पूछा गया किस दिन उद्घाटन किया गया, ये पूछा जाता है कहां उद्घाटन किया गया, किस महीने में उद्घाटन किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, अप्रैल 2026 में भुवनेश्वर के इन्फो वैली में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया। ठीक है, इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और यह AI, 5G, डिफेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बढ़ावा भी देगा। चर्चा करें तो इस यूनिट में ग्लास सबस्ट्रेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा तथा सालाना 70,000 ग्लास पैनल, 5 करोड़ यहां पर देखें असेंबल्ड यूनिट्स, साथ ही साथ 13,000 3D HI मॉड्यूल जो होंगे उनका उत्पादन किया जाएगा। चर्चा करें तो इसका शिलान्यास अश्विनी वैष्णव तथा मोहन चरण मांझी की उपस्थिति में किया गया। यह पहल देखा जाए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत की हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को गति भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि भारत की पहली या देश की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग यूनिट के शिलान्यास कहां पर किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं विश्व क्वांटम दिवस 2026 के बारे में। 14 अप्रैल को मनाया गया था विश्व क्वांटम दिवस। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो विश्व क्वांटम दिवस होता है इसके बारे में चर्चा करें तो वर्ल्ड क्वांटम डे प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। यहाँ पर देखा जाए 2026 के लिए थीम क्या था, शेपिंग द क्वांटम वर्कफोर्स इसका थीम था। ये थीम आपको याद रखना है, शेपिंग द क्वांटम वर्कफोर्स। ठीक है, ये थीम याद रखना है जो भविष्य के क्वांटम स्किल्स और रोजगार पर केंद्रित रहा। चर्चा करें विश्व कला दिवस के बारे में। यहां पर देखा जाए प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कला और समाज के संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। चर्चा करें तो 2026 में थीम क्या था, यहां पर देखा जाए इसका थीम था अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटीज थ्रू आर्ट। ये इसका थीम था, ये थीम आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व कला दिवस या वर्ल्ड आर्ट डे का थीम क्या था, अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। ये इसका थीम था जो सामुदायिक जुड़ाव और रचनात्मकता पर केंद्रित था। चर्चा करें तो इस दिवस की घोषणा 2011 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट की 17वीं महासभा जो ग्वाडलजारा मैक्सिको में आयोजित की गई थी, वहीं पर इसकी घोषणा की गई थी। यह दिवस विविध कलात्मक अभिव्यक्तियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने साथ ही साथ कलाकारों के योगदान को मान्यता देने हेतु मनाया जाता है। यहाँ पर चर्चा करें कला को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सामाजिक समावेशन के महत्वपूर्ण माध्यमों के रूप में भी बढ़ावा दिया जाता है। आगे देखते हैं विश्व लीवर दिवस 2026 ये कब मनाया गया, तो वर्ल्ड लीवर डे 2026 में 19 अप्रैल को मनाया गया। यहां पर देखा जाए प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, लीवर डिजीज के प्रति जागरूकता को बढ़ाना तथा रोकथाम एवं शुरुआती पहचान को बढ़ावा देना। यहाँ पर चर्चा करें 2026 के लिए इसका थीम क्या था, सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। ये थीम याद रखिएगा, सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर, ये इसका थीम था। इस थीम को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं यह दिवस स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और अल्कोहल व संक्रमण से बचाव के लिए महत्व पर जोर देता है। यह पहल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस और रोग नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करता है। आगे देखते हैं दुबई ने शुरू किया दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन। आज की करंट अफेयर यानी कि 20 तारीख की करंट अफेयर का ये अंतिम सवाल है, अंतिम पॉइंट है। यहाँ पर देखते हैं दुबई ने क्या शुरू किया है, दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया, दुबई में शुरू किया गया, दुबई के द्वारा शुरू किया गया। चर्चा करते हैं दुबई ने आधिकारिक तौर पर दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुनिया का पहला विशेष रूप से निर्मित एयर टैक्सी स्टेशन शुरू कर दिया है, जिसका परिचालन इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद भी है। यहां पर देखा जाए ये स्टेशन इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि होगा क्या, ये सीधे सीधे जहां खड़ी है ना वहीं से उड़ जाएगी, टेक ऑफ कर जाएगी, वापस जब आना होगा सीधे पहुंची और सीधे सीधे उतर गई वहीं पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तकनीक पर आधारित है, जो देखा जाए 3100 वर्ग मीटर में फैली हुई 4 मंजिला इमारत है और प्रत्येक वर्ष यहां पर देखा जाए 1,70,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता भी रखता है। ठीक है, देखें तो ये सेवा दुबई हवाई अड्डे के पास पाम जुमेराह जैसे प्रमुख स्थलों के बीच 36 किलोमीटर की दूरी को मात्र 10 मिनट में तय करेगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव भी आएगा। चर्चा करें शुरुआत में यह केवल 4 प्रमुख स्थानों दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डाउनटाउन दुबई, दुबई मरीन और पाम जुमेराह में संचालित किया जाएगा। उसके बाद देखा जाए अन्य स्थानों से इसको जोड़ा जाएगा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के अनुसार देखा जाए तो यह परियोजना भविष्य के लिए टिकाऊ और हाईटेक परिवहन साधनों को अपनाने की दिशा में एक वैश्विक मिसाल भी पेश करती है। जैसे जब आप में से कुछ लोगों ने तो मूवी देखी भी नहीं होगी, एक मूवी थी 2050, ठीक 2050 प्रियंका चोपड़ा की मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, आई थिंक मुझे लगता है कि 2011 या 2010 के आसपास की मूवी है। उस मूवी में जो
हाइपर रियलिस्टिक चीजें होती है ना, उनको दर्शाने का, जो एआई से रिलेटेड चीजें थी उनको सबको दर्शाने का प्रयास किया गया, और वो 2050 में दिखाया गया 2050 में दुनिया कैसी होगी, और वो जो विजन दिया गया ना 2050 में ऐसी होगी, उसकी सबकी शुरुआत अभी से हो चुकी है, 25 साल पहले से हो चुकी है, और संभवतः यही है कि जो उस मूवी में दर्शाया गया था वो सारी चीजें 2050 तक हो भी जाएंगी। जो बातें वहां पर दिखाई गई, जैसे ये जो है ना पहला एयर टैक्सी स्टेशन, ये एयर टैक्सी स्टेशन उस मूवी में दिखाया गया है कि इस प्रकार से एयर टैक्सी होंगी, हवा में टैक्सियां चलेंगी, ड्रोन के जरिए होगा, फिर उसको हवा रहे, मतलब कार है, कार जमीन से अचानक से उठी ऊपर आसमान में चलने लगी। ये सब चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई है। मुझे याद है, मैं छोटा था उस टाइम पे, तो वो मूवी मैंने देखी थी करीब आज से 16 साल पहले। ठीक है, तो बहुत अच्छी मूवी थी। कभी अगर मौका मिलेगा तो आप सर्च करिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट 20 अप्रैल के। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व क्वांटम दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? क्वांटम फॉर फ्यूचर, क्वांटम रेवोल्यूशन, शेपिंग द क्वांटम वर्कफोर्स, या क्वांटम फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोरामगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत रूस के बीच में देखा जाए रलौस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना, या सैन्य लॉजिस्टिक में सहयोग, या शिक्षा में सहयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए के तहत न्यूजीलैंड हर वर्ष कितने भारतीय पेशेवरों को विशेष वीजा प्रदान करेगा? 2000, 3000, 5000 या 7000। और अंतिम सवाल है, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया अभय चैटबॉट मुख्यतः किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? बैंकिंग धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, टैक्स चोरी, या साइबर बुलिंग। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। पिछले जितने पेंडिंग पीडीएफ सारे आज शाम को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि 21 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।